कोई भी टॉपिक को ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि हर एक टॉपिक को इंडिपेंडेंट तरह से इसको बनाया गया है और उन सबका एक इंडिपेंडेंट रोल है। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि उन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए कि कौन-सी टॉपिक का क्या रिलेवेंस कहाँ पर बैठेगा, तो वो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। बट ये जो टॉपिक है, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड ही था और उसका ही एक पार्ट है, उसका ही एक्सटेंशन है, जो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चूँकि सेशन बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए हम कोई-कोई सेशंस के टॉपिक हम 2 से 3 सेशंस में भी कंप्लीट करेंगे। हमने एक्सटेंशन हमने कल क्या देखा, थोड़ा-सा जस्ट क्विकली मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ यहाँ पर। हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्लैट का या प्लॉट का, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने कल आपको ये बताया वो ये था कि हम हमेशा कोई भी घर या फ्लैट जब खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले इंटीरियर के अंदर जाके हम इंटीरियर में चीज़ों को ढूँढते हैं, चेक करते हैं। बट 1 सेकंड दीजिएगा, मेरा नेटवर्क ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। होल्ड होल्ड ऑन। ओके, अब आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है, साउंड क्लियर है, ऑडियो सब सही है अब? ठीक-ठाक आ रहा है आवाज़? अब मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है। होपफुली आप लोग को अब आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से आ रही होगी। कल मैं आपसे कह रहा था कि जब नॉर्मली या अभी भी यही कह रहा हूँ कि जब हम बा नॉर्मली किसी घर के अंदर जब जाते हैं या फ्लैट या प्रॉपर्टी की जब हम वास्तु करने जाते हैं, तो हम सीधे घर के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से हम उनको चेक करते हैं कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बट अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है उसकी स्ट्रक्चर का, हमारे फ्लैट की या प्लॉट की स्ट्रक्चर, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मैंने कल आपको बताया सबसे बेस्ट हो सकता है कि अगर वो स्क्वेरिश हो, लेकिन अगर स्क्वेरिश नहीं होगा, अगर स्क्वायर होगा तो उसकी सेंटर जो होगी उतना ही ज़्यादा ओपन होगा, उतना ही सेंटर जो होगा उतना ही ज़्यादा एक तरह से बहुत ही अच्छा खासा जगह लेके रखा रहेगा। बट अगर उसका जैसे-जैसे वो नैरो होता चला जाएगा और जैसे उसकी रेशियो जो है वो बदलती चली जाएगी, 1:1 की जगह पे 1:2, 1:1 जो होता है वो स्क्वायर होता है, 1:2 फिर 1:3 फिर 1:4 ऐसे करके इनका रिलेशन जो है वो धीरे-धीरे बदलते चले जाता है। और मैंने आपसे कहा कि सबसे बेस्ट क्या होता है कि जो भी हम किसी भी फ्लैट या प्लॉट की सिलेक्शन करेंगे, तो 1:3 से हम ज़्यादा ऊपर ना जाएँ। अगर 1:3 के ऊपर अगर हम जाएँगे, तो जो सेंटर होता है, सेंटर का हमेशा उसमें स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा और स्ट्रेस जो होगा इसका मतलब है कि सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ होते चले जाएगा। जितना आप वर्टिकल बनाते जाओगे और जितना आप नैरो करते चले जाओगे अपने प्रॉपर्टी के फ्लैट या प्लॉट को, उतना ही सेंटर जो है वो डिस्टर्ब होगा और इसीलिए 1:3 से ऊपर मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए। एक एक मैं बोल रहा हूँ 1:3 का मतलब एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं, बट एक रेशियो ऐसी हो कि 1:3 के ऊपर ना जाए, ये हमें रूल फ़ॉलो करना चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ प्लॉट के अंदर हमेशा जब आप देखोगे कि अगर कभी वो जो रेक्टेंगल से अगर बाहर निकल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन और अगर वो रेक्टेंगल की तरह अगर नहीं है और उसमें कोई ना कोई कोना या कोई ना कोई साइड उसका अगर दबा हुआ है, कटा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस तरह से एक्सटेंशन और रिडक्शन मैंने कल आप लोगों को बताया और मल्टीपल एक्सटेंशंस और मल्टीपल रिडक्शंस भी हो सकते हैं। एक फ्लैट के अंदर या प्लॉट के अंदर मल्टीपल एक्सटेंशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन एंड रिडक्शन भी हो सकता है। मल्टीपल एक्सटेंशन और मल्टीपल रिडक्शन भी हो सकता है और इसीलिए हमने कल एक एग्ज़ाम्पल देखा और देख के बत देख समझा कि कैसे हमें उसे जब किसी भी फ्लैट या प्लॉट को देखते हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि वो फ्लैट या प्लॉट का एक्सटेंशन कैसे निकाला जाता है। अब सेंटर कैसे निकाला जाता है? सेंटर निकालने के लिए आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले हिस्से से नॉर्थ वाले हिस्से से हमने इसको मिला दिया और इस वाले हिस्से से इसको मिला दिया। तो चारों कोने को जब आप मिलाते हो, तो उसका जो लगभग सेंटर है वो आपको पता चलता है कि आपकी पूरी की पूरी प्लॉट के अकॉर्डिंगली उसकी सेंटर कहाँ पर होगी और वो सेंटर जो होता है जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि यहाँ पर है, बट एक्चुअल में जब आप कोने टू कोने को मिलाओगे, तो आपको पता चलेगा कि सेंटर कहाँ पर है और इस तरह से सेंटर हम किसी भी फ्लैट या प्लॉट की इस तरह से निकालते हैं। कल मैंने आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताया कि जब हम कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी को देखते हैं या फ्लैट को देखते हैं, तो हम हमेशा उसमें आठों दिशाएँ निकलेंगी और बीच में सेंटर होगा।
तो जो आठों दिशाओं की हम बात करते हैं, तो आठों दिशाओं में से हमेशा जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और सेंटर में इसका नॉर्थ वेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर होता है वो हमेशा कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल किसके कंट्रोल में होता है, हाथ में किसके होता है, सेंटर के हाथ में होता है और इसीलिए हमेशा एक याद रखिएगा कि जब भी कंट्रोल होगा वो सेंटर वाले डायरेक्शन के हाथ में होगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पर सेंटर में साउथ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, तो जो कंट्रोल होगा वो साउथ ईस्ट के हाथ में होगा और इस तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में जो कंट्रोल होगा वो साउथ ईस्ट के अंदर होगा और साउथ और वेस्ट के बीच का जो कंट्रोल होगा वो साउथ वेस्ट के अंदर होगा। और इस तरह से जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस के अंदर उनकी जो सेंटर होगी, वो हमेशा कंट्रोल जो होगा वो अपने पास में रखेंगे। तो इस टॉपिक का जो पार्ट है, पहला पार्ट जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट। अब एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट की जब हम बात करते हैं तो मैंने कल भी बताया कि जो सेंटर होगा उसके हाथ में कंट्रोल होगा और आठों दिशाओं के हिसाब से हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेंटर में खड़ा है और सेंटर में खड़े रह के अपने घर का जो डायरेक्शन देखता है तो बीचों बीच उसका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, कोने में यानी 45 डिग्री पे आपका नॉर्थ चला जा रहा है और दूसरे साइड में ईस्ट चला जा रहा है और इस तरह से सारे डायरेक्शन जो हैं आपके इस प्रकार से निकल के आते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन हुआ है, कौन-सी साइड का एक्सटेंशन हुआ है? नॉर्थ की एक्सटेंशन हुई है। तो जब नॉर्थ की एक्सटेंशन हुई है, लेकिन ये कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हाथ में है। अब हमेशा याद रखिएगा कि क्या आपको पूछना है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? प्योर डायरेक्शन के हाथ में है या इम्प्योर डायरेक्शन के हाथ में? और प्योर डायरेक्शंस कौन-कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ये क्या हैं? ये प्योर डायरेक्शंस हैं और बाकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो इम्प्योर डायरेक्शंस में उनको कंसीडर किया जाता है और सेंटर में नॉर्थ ईस्ट है तो वो क्या है? वो प्योर डायरेक्शन है। तो इसीलिए हम जब इनको रिलेट करेंगे कि इस प्रकार का जो एक्सटेंशन है, ये जो फ्लैट है, इस फ्लैट का जो एक्सटेंशन है, तो उसको हम क्या माने? अच्छा माने, खराब माने, बुरा माने, इसकी क्या रिलेशन होगी? उस घर में रहने वाले लोगों की उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी? या वो फ्लैट जिसका होगा जो सेलेक्ट करने आया है, जो लेने आया है, उसको उसका क्या अच्छे और बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं, ये हमें पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि एक्सटेंशन है तो कैसे आया है। तो ये नॉर्थ का जो एक्सटेंशन है, ये कहाँ से निकल के आया है? हम बोलते हैं ये नॉर्थ का एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से निकल के आया है। सो ये नॉर्थ का एक्सटेंशन कहाँ से निकला है? नॉर्थ ईस्ट से निकला हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका हम रिलेशन देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इसको कोरिलेट करेंगे। सो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा कि जब आप कोई भी दिशा को देखोगे तो ये देखो कि सबसे पहले वो कहाँ से उसकी एक्सटेंशन हुई है और अगर आपको उसकी एक्सटेंशन निकालने आ गई तो एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट, अब इस केस के अंदर नॉर्थ ईस्ट जब सेंटर में है तो नॉर्थ ईस्ट प्योर डायरेक्शन है। लेकिन जो सेकंड वाला जो बी डायग्राम है, बी डायग्राम के अंदर नॉर्थ वेस्ट सेंटर में है और नॉर्थ वेस्ट क्या है? इम्प्योर डायरेक्शन है और कहाँ दोनों, हालांकि दोनों नॉर्थ ही हैं, लेकिन एक नॉर्थ जो निकल के आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रहा है और दूसरा नॉर्थ जो निकल के आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग दीजिए। आपने इतना तो सीखा ही है मेरे से इतने दिनों में कि अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है ये दोनों में से कौन सा वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला या नॉर्थ वेस्ट वाला, कौन सा वाला बेटर माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बेटर सिलेक्शन ऑफ एक्सटेंशन? यानी कि अगर हमें इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है एक्सटेंशन तो कौन से वाले को करूंगा मैं? नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेंटर है उसको या नॉर्थ वेस्ट वाले सेंटर को? यस, परफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट जो सेंटर में है वो कंट्रोल कर रहा है और वो चूंकि प्योर है इसीलिए वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा और ये सेकंड वाला जो होगा वो इम्प्योर होने की वजह से तो वो केस में थोड़ा सा हमें वो चैलेंजिंग हो सकता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कैसे आप उसको निकालोगे, किस तरह से उसको कैलकुलेट करने का और कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा-सा इसका कोरिलेशन बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि आप इनको रीड कैसे करोगे। तो जो नॉर्थ निकला हुआ है प्योर डायरेक्शन से जो कि नॉर्थ ईस्ट है, अब नॉर्थ ईस्ट से जब निकला है तो बेसिकली वो प्योर होने की वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा रूल क्या होगा। ये नॉर्थ क्या देता है हमें? नॉर्थ देता है हमें मनी, करियर और एजुकेशन, राइट? मनी एंड करियर देता है, नॉट एजुकेशन। मनी एंड करियर देता है हमें
नॉर्थ, और वो आपके फर्स्ट वाले डायग्राम में रिलेट होता है। सेकंड वाला जो डायरेक्शन है, वहां पर भी नॉर्थ जो है डेफिनेटली वहां पर नॉर्थ क्या देता है, मनी एंड करियर देता है। अब इस केस में क्या होगा, एक नॉर्थ जो फर्स्ट वाला डायग्राम है जहां पर आपका एक्सटेंशन हो रहा है, उस केस में चूंकि वो प्योर डायरेक्शन से निकल के आ रहा है, तो मनी एंड करियर जो है इस केस में जो होगा वो अच्छा माना जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो प्योर है और सपोर्ट और जो डायरेक्शन जो बीच में है वही कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन अब जो सेकंड वाला डायग्राम जो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट के वो ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा-सा धुंधला कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, टार्निश कर देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ खराब है, लेकिन थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देगा, धुंधला कर देगा मनी एंड करियर से रिलेटेड चीज़ों को। सो नॉर्थ का जो रिलेशन होता है, वो नॉर्थ का रिलेशन जो है वो थोड़ा-सा आपका स्लो डाउन कर देगा, जो नॉर्थ वेस्ट से निकल के आएगा। तो घर के अंदर अगर पैसे की बात करेंगे तो पैसा तो देता है, मनी एंड करियर यानी पैसा तो आएगा, लेकिन वो टूट-टूट के आएगा, डीले करा-करा के आएगा, रुकावटों के साथ आएगा। जैसे मान लीजिए किसी से आपको 10 लाख रुपए लेने हैं वापस, तो वो 10 लाख रुपए आने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार अटेम्प्ट करके करके आएगा। कभी लाख रुपए, कभी 50,000, कभी 2 लाख, ऐसे करके टुकड़े-टुकड़े में आएगा और आप कहोगे कि अगर ये टुकड़े-टुकड़े में पैसा आएगा, तो वो थोड़ा मैं उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सो मनी एंड करियर डेफिनिटली अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा-सा वहाँ पर आते-आते पैसे को रुक-रुक के आएगा। लेकिन सेम केस वन फर्स्ट वाले डायग्राम में जाएँगे, तो मनी एंड करियर भी अच्छा होगा और सुगम होगा, धन की भी आगमन अच्छी होगी और सुगम होगी। तो अगर वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से बढ़ा हुआ है, तो वो टूट-टूट के आएगा, स्लो डाउन करके आएगा। और जब वो पहले वाले केस में जब देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, मनी एंड करियर वगैरह सारा चीज़ अच्छा आएगा। अब जो फर्स्ट वाला केस है, उसमें प्रमोशंस ईज़िली होंगे, धन का आगमन होगा, सुगम होगा, और सेकंड वाले डायग्राम में क्या होगा, यही थोड़े से स्लो डाउन हो जाएँगे, प्रमोशन डिले हो जाएगा, थोड़ी-सी जा हो सकती है कि स्टेबिलिटी प्रमोशन को लेके जो है वो धीरे-धीरे आए, बॉस के साथ में थोड़ी-सी बातें बराबर से चले नहीं, कंपनी में आपस में जो बॉस के साथ जो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अर्थात अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, जो कि इम्प्योर होता है, तो मनी और करियर जो है उसको थोड़ा धुंधला कर सकता है, टार्निश कर सकता है, और इसीलिए प्रमोशन या ये सारी चीज़ों के अंदर जो करियर करियर और मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको वो परेशान कर सकता है, उसको वो चैलेंजिंग बना सकता है। सो ये कोरिलेशन होता है जब एक्सटेंशन हम देखते हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको रिलेट करना है। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटेंशन में है, उसका उसका रिलेशन जो है वो कहीं अच्छा या बुरा, स्लो डाउन या बहुत अच्छा, ये दोनों के अंदर वो रिलेशन क्रिएट करेगा। और अगर मान लीजिए वो इम्प्योर से निकल के आ रहा है, तो उसकी इफ़ेक्ट, तो हम क्या समझते हैं कि जो देना चाहता है वो उसको देने में थोड़ा-सा उसको हमेशा वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, स्लो करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योर डायरेक्शन जो है उसको वो होने नहीं देता है, उसको वो स्लो करने की कोशिश करता है, और वही अगर प्योर होगा, तो प्योर का डायरेक्शन, दूसरा प्योर डायरेक्शन जो होता है वो प्योर हो जो है वो फ्रेंडली होता है एक तरह से, और इसीलिए वहाँ पे आने के चांसेस जो है वो कोई रुकावटें नहीं है, कोई बाधाएँ नहीं है, इसीलिए आने में वहाँ पर कोई चैलेंज नहीं है। व्हेरेas दूसरे केस में वो उसका दुश्मन होने की वजह से वो आने नहीं देता है और वो रुकावटें लाता है बीच-बीच में। सो इस तरह से आपको इनको समझना है, रिलेट करना है। तो नॉर्थ जो नॉर्थ ईस्ट से निकलेगा, उसका रिलेशन जो होगा अच्छा होगा, और नॉर्थ जो नॉर्थ वेस्ट से निकलेगा उसका रिलेशन आप समझ लीजिए थोड़ा स्लो डाउन होगा। मैं खराब वर्ड नहीं यूज़ किया हूँ कहीं भी, ये थोड़ा-सा स्लो डाउन करेगा, और इस तरह से आपको इनके अंदर रिलेशन ढूँढ करना है। अ, सो आपको करना सिंपल है कि आपको सीधे-सीधे सेंटर निकालना है। सेंटर आपको पता चल गया, तो बाकी की डायरेक्शंस आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगी। अब इस केस में चलते हैं, सेकंड वाले केस में। अब दूसरी डायग्राम में 1-2 और आएगा टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको रिलेट करना है। अब सेकंड केस, अब नॉर्थ का तो हो गया, अब हम नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन हम सारे पकड़ेंगे, हम हर एक का एक्सटेंशन लेंगे। अभी नॉर्थ का हुआ, अब नॉर्थ ईस्ट पे आए हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन जो निकल के आया वो ईस्ट से निकल के आया, और ये वाला नॉर्थ ईस्ट जो निकल के आया वो नॉर्थ से निकल के आया। इसका मतलब दोनों एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट का ही है, लेकिन आपका एक जो एक्सटेंशन है वो आपका प्योर डायरेक्शन से निकल के आ रहा है,
और दूसरा जो एक्सटेंशन है वो आपके इम्प्योर डायरेक्शन से निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में आपको दोनों में कोरिलेशन देखने को मिला। अब नॉर्थ ईस्ट चाहे ईस्ट से निकले या नॉर्थ ईस्ट चाहे नॉर्थ से निकले, दोनों केस के अंदर आप क्या बोलोगे, कौन सा अच्छा है? नॉर्थ ईस्ट वाला अच्छा है या नॉर्थ वाला अच्छा है? सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ए वाला अच्छा है या बी वाला अच्छा है? देखिए, पहले लॉजिक पे जाइए, कोई भी चीज को डायरेक्टली मत हवा में उड़ाइए। नॉर्थ ईस्ट चाहे ईस्ट से निकले, नॉर्थ ईस्ट चाहे नॉर्थ से निकले, ये दोनों ही केस में अच्छा माना जाएगा क्योंकि दोनों ही प्योर है। नॉर्थ ईस्ट भी प्योर है, ईस्ट भी प्योर है, नॉर्थ भी प्योर है कि नहीं है? सो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट भी दोनों साथ में प्योर हैं और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ भी दोनों साथ में प्योर है और सेंटर कंट्रोल कौन कर रहा है? एक जगह पे ईस्ट और एक जगह पे नॉर्थ, और इस तरह से ये दोनों भी केसेस अच्छे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही अच्छा है, दोनों केसेस अच्छा है। अब फ़र्क क्या होगा? दोनों के अंदर देखिए थोड़ा-सा जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? रिज़ल्ट में आएगा, रिज़ल्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट क्या देता है? नॉर्थ ईस्ट देता है, ईशान कौन है? उत्तर-पूरब है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट क्या देता है? ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी देता है। याद है आपको मैंने बताया है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी का ज़ोन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट आपको क्या देगा? प्रॉस्पेरिटी देगा, मान देगा, इज्जत देगा, धन देगा, दौलत देगा, समृद्धि देगा, रिलेशनशिप देगा, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो देगा। एवरीथिंग इज़ देयर इन द स्टोर जो आपको मिलेगा, फर्स्ट वाले डायग्राम में भी मिलेगा और वही सेम चीज़ आपको सेकंड वाले डायग्राम में मिलेगा। थोड़ा जो एडिशनल क्या मिलेगा वो बताता हूँ। अब दोनों में क्या एडिशनल मिलेगा? जो फर्स्ट वाला डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब नॉर्थ ईस्ट ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो ईस्ट से रिलेटेड जो कुछ भी मिलना है, वो भी साथ में पकड़ के चल के आएगा वो। तो ईस्ट में क्या-क्या है? ईस्ट में सोशल स्टेटस है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट में यश, मान, इज्जत, धन, दौलत, प्रॉस्पेरिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो आपको सोशल स्टेटस और रिलेशनशिप और हेल्थ भी अच्छा देगा। इसका मतलब डायग्राम 1 के अंदर ये भी चीज़ें, हेल्थ, रिलेशनशिप और सोशल स्टेटस चिपक जाएगा और एजुकेशन चिपक जाएगा, जो कि एक बोनस के रूप में आपको एडिशनल मिलेगा, चूँकि वो दोनों प्योर होने की वजह से दोनों अपनी-अपनी क्वालिटी लेके आते हैं और दोनों अपनी-अपनी क्वालिटी शेयर करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कभी ग्रुप में बैठ के जब आप खाना खाते हो और सब लोग एक साथ बैठ के एक ही टेबल पे लंच करते हो, तो यूजुअली क्या होता है कि आप सब लोग अपने-अपने घर से लंच लेके आते हो और जब सबने लाया है और सब एक-दूसरे को मानते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एक-दूसरे के साथ में उनको उठना-बैठना अच्छा लगता है। एक यानी कि एक-दूसरे की कंपनी वो पसंद करते हैं, तो सब डब्बा भी शेयर करते हैं, अपना-अपना डब्बा टिफ़िन लेके आते हैं, तो आप लोग शेयर करते हैं। इसका मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का जो क्वालिटी है, वो तो मिलना ही मिलना है, साथ में ईस्ट का मिलना है। सेम केस में अगर हम नॉर्थ ईस्ट सेकंड वाले डायग्राम में जाएँगे, तो नॉर्थ ईस्ट की क्वालिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में नॉर्थ वाली एडिशनल क्वालिटी भी आपको ऐड ऑन हो जाएगी। तो सेकंड के अंदर प्रॉस्पेरिटी, धन, दौलत, ये सब, मान, यश, इज़्ज़त तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में मनी, करियर भी अच्छा चलेगा, प्रमोशन अच्छा मिलेगा, धन, दौलत भी अच्छा मिलेगा। नॉर्थ जो देता है, वो सारा कुछ दे सकता है और इसीलिए इस टाइप का जो प्लॉट, इस टाइप का जो एक्सटेंशन जब मिले ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही कम ऐसे प्लॉट या फ्लैट मिलते हैं, जहाँ पर हमारा कोई ऐसा सिचुएशन मिलता है, जो हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब आपको कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी वास्तु बहुत अच्छी मानी गई है क्योंकि इसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में चला गया है और उसके साथ में आप जब लेते हो तो इसके बाद आपको अच्छा ग्रोथ, प्रमोशन सब कुछ मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, 2, 4, 5 लाख रुपए के चक्कर में ना अच्छी चीज़ को छोड़ देते हैं और उसकी गँवा देते हैं। और ये कभी इस टाइप की अगर आपको जगह मिले, प्रॉपर्टी मिले, तो आपको उसे 10% ज़्यादा भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। मैं जब वास्तु कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ और जब मुझे बुलाया जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये दे नहीं रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है, ये इसको लेके पकड़ के बैठा है, मैंने ये रेट दिया और ये इस रेट से नीचे नहीं उतर रहा, और जब मुझे लगता है कि ये जगह उसको फलेगा और ये जगह उसकी लाइफ बदल देगा, उसको हर चीज़ देगा, तो मैं उनको कहता हूँ भैया वो जितना माँग रहे हैं, कम माँग रहे हैं, उससे ज़्यादा भी अगर माँगे तो दे के ले लो। सो अल्टीमेटली यू आर द विनर इन बोथ द केसेस। इस टाइप की चीज़ों को कभी हाथ में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा केस कंसिडर कर लिया
जिसकी एक्सटेंशन अच्छी नहीं है, जिसका सेंटर में जो कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपने ले तो लिया लाख की चीज़ 95 में, लेकिन वो 95 आपको 95 के बाद में आपकी जो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ और सक्सेस जो चाहिए, वो उससे ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है जब आप सिलेक्शन करोगे। इसीलिए मैंने कहा सिलेक्शन इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल। थर्ड केस, थर्ड केस के अंदर चलते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया, अब आप लोग को रिलेशन समझ में आ रहा है? कैन आई गेट अ येस कि कैसे इसको रिलेट करना है? कैसे आप इसको समझेंगे क्या सेंटर है, कंट्रोल क्या है, क्या उसकी पावर है, कैसे उसकी पावर को चेक करनी है? आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम थर्ड वाले केस में जा रहे हैं, जहाँ पर ईस्ट एक्सटेंशन में चला गया। जब ईस्ट एक्सटेंशन में चला गया, तो सेंटर किसके हाथ में है? पहले केस में साउथ ईस्ट के हाथ में है और सेकंड केस में नॉर्थ ईस्ट के हाथ में है। लेकिन दोनों का ईस्ट एक्सटेंशन निकल के आ रहा है, एक का नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है और एक का साउथ ईस्ट से। अब इसमें कौन-सा अच्छा होगा? ईस्ट में ईस्ट वाला अच्छा होगा या आप ईस्ट साउथ ईस्ट से निकला हुआ अच्छा होगा या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से निकला हुआ अच्छा होगा? ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट प्योर है और ईस्ट भी प्योर है। ईस्ट साउथ ईस्ट से जो निकल के आ रहा है, साउथ ईस्ट जो है वो इम्प्योर है और ईस्ट प्योर है, दोनों में खटकता है। दोनों की बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आती है और इसीलिए सेकंड वाला केस, बी वाला केस इज अ बेटर ऑप्शन देन ए वाला केस। अब देखिए, ईस्ट निकल के आया साउथ ईस्ट से और दूसरे केस में निकल के आया जो है वो कि नॉर्थ ईस्ट से। दिशाओं का सेंटर आपको पता है कि कैसे सेंटर निकाला जाता है, मैं उसके अंदर वापस से नहीं जाऊँगा। अब क्या होगा? फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? साउथ ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो उस केस में ये जो चूँकि ये अच्छा नहीं है, अभी आपने भी बोला, तो क्या होगा यहाँ पर अ जो कुछ भी ईस्ट से निकल मिलता है हमें, वो हमें थोड़ा-सा वो स्लो डाउन कर देगा। चूँकि वो इम्प्योर से आ रहा है, इसीलिए वो स्लो डाउन कर सकता है। ईस्ट प्योर है, लेकिन साउथ ईस्ट इम्प्योर है। ईस्ट प्योर है और नॉर्थ ईस्ट भी प्योर है और इसीलिए दोनों ही केस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट वाले प्लॉट का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर छोटी-मोटी अब साउथ ईस्ट जो है क्या है? साउथ ईस्ट फायर का ज़ोन है और वहाँ पर जो ये किसका डायरेक्शन है? ये साउथ ईस्ट एक लेडी का डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट हमें क्या दे सकता है? साउथ ईस्ट से हमें सोशल स्टेटस कहीं न कहीं निकल के आता है और सॉरी सोशल स्टेटस हाँ, सोशल स्टेटस और ये सारी चीज़ें जो निकल के आती है, जो प्लॉट फर्स्ट वाला जो प्लॉट होगा, उसके अंदर जो साउथ ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर छोटी-मोटी कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, सोशल स्टेटस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्ज़ैक्टली मैं कहूँगा कि खत्म नहीं होगा, थोड़ा-सा ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़े स्लो डाउन होंगे। थोड़ा बहुत हमेशा वो वेव के जैसा चलता रहेगा, कभी आता-जाता रहेगा और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो तो यहाँ पर जो जो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, अब इस चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एजुकेशन में सोशल स्टेटस, पढ़ाई-लिखाई, हेल्थ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ईस्ट अगर साउथ ईस्ट से निकलेगा, तो वो थोड़ा-सा स्लो डाउन करेगा ईस्ट वाली जो क्वालिटी होती है, ईस्ट वाली जो स्ट्रेंथ होती है। तो वहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ने-लिखने वाले जो होंगे, वो पढ़ाई-लिखाई तो अच्छा करेंगे, बट रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो 90% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको 2 10, 5, 15% मार्क्स जो है उनका कम हो सकता है। यानी 10 और 15% मार्क्स उसके आस-पास में वो कम होगा और जब अचानक से रिज़ल्ट आएगा, तो उनको शॉक लगेगा, ये सोचते हुए कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, बट फिर भी मेरे को उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। साथ में आपका कहीं न कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी छोटी-मोटी कहीं न कहीं आए दिन छोटे-मोटे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं और इसीलिए साउथ ईस्ट जब हम बात करेंगे, तो साउथ ईस्ट से निकला हुआ जो रहेगा, तो ये ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस जो है थोड़ा-सा स्लो डाउन कर देगा और इसीलिए ईस्ट जो है साउथ ईस्ट से निकला हुआ इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। अब सेकंड केस में क्या है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का क्वालिटी तो थोड़ा बहुत उसको देगा ही देगा, साथ में आपको जैसे मान, यश, इज़्ज़त, धन, दौलत तो देगा ही, लेकिन साथ में ईस्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप और साथ में एजुकेशन और साथ में अच्छा हेल्थ, ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं, अच्छी निकल के आएगी, अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब बच्चे ने पढ़ाई किया नहीं है ठीक से, 70-80% एक्सपेक्ट कर रहा है, बट उसके मार्क्स जो हैं,
वो बहुत ही अच्छे आएँगे, वो बोलेगा मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी जितना अच्छा मुझे मार्क्स आया। दैट मीन्स ऐसे लोग जो हैं, इनकी इज़्ज़त, धन, दौलत, पैसा, नाम, हेल्थ सब चीज़ें मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं इनको सोशल स्टेटस भी मिलता है, परिवार के अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, घर के अंदर, परिवार के अंदर हमेशा एक अच्छा रिस्पेक्ट होता है और हो सकता है देखिए मान लीजिए पैसा पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट घर में सोसाइटी में लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, सम्मान करेंगे। इस तरह का कनेक्शन बनता है जब ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट से निकल के आता है। और आपने देखा होगा किसी घर के अंदर जो बच्चे पढ़ाई-लिखाई अ, करते हैं तो एक लॉयर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी राइट सिलेक्शन अगर देखिए बाकी चीज़ें भी डेफ़िनिटली रिज़ल्ट में इम्पैक्ट करेंगी, बट सिलेक्शन से काफ़ी सारी चीज़ें एक-एक करके हम जोड़ रहे हैं और जैसे-जैसे चीज़ों को हम सही जोड़ेंगे, तो उसके रिज़ल्ट भी जुड़ते-जुड़ते आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर आपको डेफ़िनिटली ईस्ट से जो मिलने वाला है सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन वो तो मिल ही रहा है। साथ में नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, वो भी मिलेगा और वो आपको डेफ़िनिटली वो आपको एक अच्छा जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अभी मैंने बताया, उन चीज़ों को डेफ़िनिटली आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का क्या रिलेशन और कैसे रिलेशन होगा। अगला एग्जाम्पल साउथ ईस्ट का लेंगे, तो साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन निकल के आया है और दूसरा केस जो है वो भी साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन निकल के आया है। पहले केस का जो साउथ ईस्ट है वो साउथ से निकल रहा है, सेकंड केस का जो साउथ ईस्ट है वो ईस्ट से निकल के आ रहा है। तो ये दोनों केस में आप कौन से वाले को सेलेक्ट करोगे? फर्स्ट वाले को कंसीडर करोगे या सेकंड वाले को कंसीडर करोगे? फर्स्ट या सेकंड? मैं कहूँगा अब आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू फर्स्ट या सेकंड कौन से वाले को कंसीडर करोगे? यहीं पर आपको अपनी माइंड लगानी है ठीक से। सबसे पहले देखिए एक्सटेंशन कहाँ पर हुआ है? साउथ ईस्ट में हुआ है और साथ में डायरेक्शन का कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। कुछ लोग बोल रहे हैं चूँकि साउथ ईस्ट और साउथ ये दोनों इम्प्योर हैं, इसीलिए ए वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेंटर कंट्रोल बी में जो है वो ईस्ट का है, वो सेंटर कंट्रोल करता है इसीलिए बी वाला। दोनों केसेस रॉन्ग है आपके। दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है आपके। ना फर्स्ट ऑप्शन बेटर है, ना सेकंड ऑप्शन बेटर है। मैं ऐसा कहूँगा कि फर्स्ट आल्सो इज़ बैड, सेकंड आल्सो इज़ बैड। अब आप खुद लॉजिक लगाइए मैंने जो बताया, मैंने क्या बताया? फर्स्ट केस अब इसको अगर थोड़ा-सा कंपैरेटिवली करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट केस इज़ वेरी बैड और सेकंड केस इज़ बैड। एक वेरी बैड है और एक बैड है, उसका कारण बताता हूँ। फर्स्ट वाला जो साउथ ईस्ट निकल के आ रहा है, वो साउथ से निकल के आ रहा है, फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड वाला जो साउथ ईस्ट निकल के आ रहा है, वो ईस्ट से निकल के आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट डायग्राम में निकल के आ रहा है, वो साउथ जो निकल रहा है, एक्सटेंशन में चला गया है। एक्सटेंशन में चला गया है, साउथ ईस्ट एक्सटेंशन में चला गया है। सेकंड केस में भी साउथ ईस्ट एक्सटेंशन में चला गया है। कलो कंट्रोल अगर ईस्ट के पास है भी, तो वो दोनों आपस में दुश्मन है। प्योर और इम्प्योर दोनों आपस में एक-दूसरे के फ्रेंड नहीं है। वो हेल्प किसको करेगा? वो फ्रेंड को हेल्प करेगा ईस्ट या नॉन फ्रेंड को हेल्प करेगा? हमेशा लॉजिक समझ के चलिएगा। तो फर्स्ट डायग्राम में जो साउथ ईस्ट निकल रहा है, वो ईस्ट साउथ से जो निकल के आ रहा है, वो भी इम्प्योर है और इसीलिए अब इन दोनों केस में क्या होगा? अब साउथ क्या देता है? साउथ क्या देता है? लग्ज़री फर्स्ट केस में साउथ देता है लग्ज़री, ग्लैमर क्योंकि वो शुक्र का जगह है, वीनस का जगह है। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आग्नेय स्थान का है, यानी अग्नि का जगह होता है और इसीलिए अगर वो बढ़ा हुआ होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर कोई ना कोई जैसे मान लीजिए कि रोटी को अगर आपने थोड़ा ज़्यादा उसको सेक दिया, तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी। क्या लोगों को जली हुई रोटी पसंद होगी? चाहे वो भूखा भी होगा, तो रोटी जली हुई वो नहीं खा सकता है। जब साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपने एक्सटेंशन दे दिया, ऊँचा कर दिया जगह को, तो ऑटोमैटिकली वहाँ का बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो इम्प्योर भी है और अग्नि का जगह भी है और उसको आपने एक्स्ट्रा एग्रीवेट कर दिया, एक्स्ट्रा पावर दे दिया और उसको एग्रेसिव बना दिया। तो जब आप उसको और एग्रेसिव बनाओगे, तो डेफिनिटली वो एग्रेसिव रिज़ल्ट ही देगा, अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा और चूँकि वो साउथ भी उसका एक्सटेंशन हो गया है,
हालांकि हम कहते हैं कि साउथ का एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक्सटेंशन हो गया है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब साउथ ईस्ट जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस में जो सेकंड केस की भी अगर हम बात करेंगे, दोनों भी केस की साथ-साथ में अगर समझेंगे, तो इस घर के अंदर क्या होगा? चूँकि वो एक्सटेंशन में गया है, तो घर के अंदर मतभेद, मनभेद, कलेश, आपस में झगड़े, तू-तू, मैं-मैं, आर्ग्यूमेंट, ये हमेशा चलता रहेगा। माता-पिता, बच्चों के बीच में हमेशा कोई ना कोई तनाव, झगड़ा चलता रहेगा। दूसरे केस में कहीं न कहीं इनकी अगर हम बात करेंगे, तो जो भौतिक सुख, पैसा, लग्ज़री, ग्लैमर, भौतिक सुख, इसको भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। सपोज़ कीजिए कोई घर में पैसे, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी कोई न कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। स्पेशली जो घर की लेडीज़ होगी, उसके घर में कोई न उसके लिए उसके हेल्थ को लेके कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकता है और साथ में जो मिडल एज सन होगा, उसको भी कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो एक्सटेंशन इन साउथ ईस्ट इज नॉट गुड। अगर वो मेल हो, फीमेल हो, उन बच्चे हों तो उनको कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इश्यूज फेस हो सकती है। साथ में इकोनॉमिकली भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो फेस हो। तो इसीलिए साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन को अच्छा नहीं माना जाता है। तो कभी भी याद रखिएगा, एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं कि वो बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा जगह मिल रहा है तो मेरा फ़ायदा करेगा। अगर वो प्योर होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्योर नहीं है, तब तो वो बहुत ही परेशान कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो साउथ ईस्ट की दिशा जो है वो भले हमारे लिए बढ़ी हुई है, भले वो साउथ से उसका कंट्रोल है या भले ईस्ट में कंट्रोल है, दोनों भी केस में प्रिंसिपली ये दोनों केसेस आर नॉट गुड और इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सो अब ऐसी जगह को लोग सोचेंगे कि आपको थोड़ा-सा पैसा कम में देके मिल रहा है और आप बोलोगे सस्ती प्लॉट मिल रही है, सस्ता घर मिल रहा है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और इस तरह से चीज़ों को अप्लाई करें। अब साउथ ईस्ट के बाद में अगला दिशा कौन-सा है? साउथ का दिशा एक्सटेंशन में चला गया। 16 दिशाओं का हम देख रहे हैं। ऑल 16 डायरेक्शंस की हम बात करेंगे, इसीलिए अब देखिए हर चार्ट पे आपको 2-2, 2-2 करके दिखाई दे रहा है। अब सेकंड वाले केस में नेक्स्ट वाले केस में साउथ की दिशा जो है एक्सटेंशन में गई है। तो जो ए डायग्राम है उसमें साउथ एक्सटेंशन में है, सेंटर जो है वो साउथ वेस्ट के कंट्रोल में है। सेकंड वाले डायरेक्शन में सेकंड वाले डायग्राम में साउथ एक्सटेंशन में जो है वो सेंटर जो है वो साउथ ईस्ट के कंट्रोल में। कौन-सा सही है? पहला वाला, दूसरा वाला, आप कौन से वाले को यस कहोगे? फर्स्ट इज़ गुड और सेकंड इज़ गुड। जो लोग फर्स्ट कह रहे हैं, वो कितने लोग फर्स्ट कह रहे हैं और कितने लोग सेकंड कह रहे हैं? बहुत लोग फर्स्ट कह रहे हैं, बहुत लोग सेकंड कह रहे हैं और बहुत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को नॉट गुड कह रहे हैं। तो जिन्होंने दोनों को नॉट गुड कहा, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली। दैट मीन्स कि आपका साउथ अगर साउथ वेस्ट से निकल के आए या साउथ अगर साउथ ईस्ट से निकल के आए, दोनों भी केसेस में ये हमारे लिए अच्छे, शुभ नहीं है। सो प्लॉट 1 एंड प्लॉट 2 दोनों ही कॉमन सिचुएशंस क्रिएट करेगा और साउथ जो है यहाँ पर आपका दोनों भी केस में आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, प्लॉट 1 की अगर हम बात करें तो वो साउथ वेस्ट और साउथ यानी कि इस घर के अंदर प्रॉब्लम जो है वो मुखिया को आएगी। दोनों इम्प्योर डायरेक्शंस हैं और दोनों भी बढ़ गए हैं और सफ़र किसको करवाएगा? घर के मुखिया को, यानी कि मेल हेड ऑफ द फैमिली को ये सफ़र कराएगा। फर्स्ट डायग्राम के अंदर साउथ जो बढ़ा हुआ है, साउथ वेस्ट से बढ़ा हुआ है और सेकंड डायग्राम के अंदर साउथ जो बढ़ा है, वो साउथ ईस्ट से बढ़ा हुआ है। अब दोनों ही केस में आपका साउथ और साउथ वेस्ट से निकलने वाले जो भी कंडीशंस हैं, वो दोनों इम्पैक्ट करेंगे। दोनों इम्पैक्ट करेंगे, बिज़नेस में घाटा, रिलेशनशिप एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम, व्यापार में कोई ना कोई इश्यूज, बायर से रिलेटेड कोई ना कोई संबंध खराब हो सकता है, बिजनेस कोई ना कोई सफर करा सकता है और धीरे धीरे फैक्ट्री पे ताला लग सकता है अगर इस तरीके की सिचुएशन बन जाए जब साउथ जो है एक्सटेंशन में चला जाए, खास करके साउथ वेस्ट से निकल के बॉस के साथ में रिलेशन अच्छा ना हो, बार बार ट्रांसफर करना पड़े या बार बार ट्रांसफर हो जाए, आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया करवा देगा, सफ़र करवाएगा मेन हेड ऑफ द फैमिली को जिसके ऊपर घर की इकोनॉमी टिकी हुई है और कोई ना कोई अनडायग्नोस्ड डिजीज़
कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो आ सकता है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को ये कमज़ोर कर देगा, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को कमज़ोर कर देगा। सेकंड वाले केस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशंस तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ में साउथ ईस्ट से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन जुड़ेगा और इसीलिए रिलेशन जो भौतिक सुख से जुड़ा हुआ और साथ में घर की जो लेडी होगी, उसको भी वो परेशान करेगा। मेनली लेडी जो होगी उसको सफ़र करवाएगा और कहीं न कहीं है आपकी मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो भौतिक सुख से जुड़ा हुआ कहीं प्रॉब्लम आएगा और हेल्थ को कोई ये परेशान कर सकता है। तो इस तरह से दोनों ही केसेस चाहे वो वेस्ट से साउथ वेस्ट हो या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो, दोनों ही केस में दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड एंड दे कैन नॉट बी कंसीडर्ड गुड और इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करेंगे, तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड तो थोड़ा-सा क्विकली चलते हैं आगे। साउथ वेस्ट एक्सटेंशन में गया है वेस्ट से निकल के। सेकंड वाले केस में साउथ वेस्ट निकल के आया है साउथ से। अब आप किसको येस कहोगे, किसको नो कहोगे? एग्ज़ैक्टली दोनों अच्छे नहीं हैं। दोनों इम्प्योर हैं, दोनों के सेंटर इम्प्योर हैं और इसीलिए साउथ वेस्ट जो एक्सटेंशन में चला गया है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड गुड और ना फर्स्ट अच्छा है, ना सेकंड अच्छा है। क्या करे कोरिलेशन करेगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? साउथ वेस्ट और मतलब दोनों ही केस के अंदर जो अभी मैंने बताया, सफ़र किसको करवाएगा? सेम सफ़र करवाएगा जैसे अभी मैंने साउथ वेस्ट का रिलेशन बताया। जो घर का मुखिया होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, व्यापार, व्यवसाय, उनसे रिलेटेड चीज़ों को ये सफ़र करवाएगा। मेल हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकता है और साथ में जो वेस्ट से जुड़ता है कनेक्शन, तो वेस्ट से जुड़ा हुआ जो भी कनेक्शन है, तो फीमेल जो होगी उसको घर की जो फीमेल होगी, महिला होगी, उसको भी सफ़र करवा सकता है। ये यंग लेडी ऑफ द हाउस उसको सफ़र करवाएगा। हो सकता है कि घर की जो लेडी होगी वो स्पिरिचुअल नहीं होगी और घर में उसको रहने का मन नहीं करेगा, बाहर रहने की कोशिश करेगी, रिलीजियस नहीं होगी, स्पिरिचुअल नहीं होगी और इसके साथ में कहीं साउथ वेस्ट का जो कनेक्शन है, जो कि मुखिया को या उसकी हेल्थ को या उसके बिज़नेस को या उसके व्यवसाय को, इन चीज़ों को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है। इसीलिए दोनों ही केस के अंदर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट या साउथ वेस्ट ऑफ साउथ, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये दोनों ही केसेस आर नॉट गुड एंड वी शुड नॉट गो विथ बोथ द केसेस। सो इस तरह से हमारा जो वेस्ट का एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे, तो वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, अब ये पहले केस में वेस्ट जो निकल के आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रहा है और दूसरे केस के अंदर वेस्ट जो निकल के आ रहा है वो साउथ वेस्ट से निकल के आ रहा है। अब आपको बताओ इसमें से कौन-सा अच्छा रहेगा? फॉर्मूला कौन-सा रहेगा? फर्स्ट या सेकंड? दोनों ही केसेस आर नॉट गुड। येस, यू आर राइट। दोनों ही केसेस आर नॉट गुड और इन दोनों केस में वेस्ट किसकी दिशा है? वेस्ट का जो एक्सटेंशन आ रहा है नॉर्थ वेस्ट से और दूसरे केस में वेस्ट का एक्सटेंशन जो आ रहा है वो साउथ वेस्ट से आ रहा है। तो एक फीमेल की दिशा है जो कि साथ में रिलेशनशिप की भी दिशा है फर्स्ट वाले केस में। अब वेस्ट की दिशा अगर कभी भी किसी प्रकार से बढ़ा हुआ है तो सफ़र किसको करवाएगा? फीमेल को सफ़र करवाएगा। फीमेल के सफ़र करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे और इसीलिए जैसे शादी योग्य, रिलेशनशिप योग्य कोई लेडी होगी, लड़की होगी, बहन होगी तो उसकी शादी को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। घर के अंदर कलेश, हस्बैंड वाइफ के अंदर बीच में हमेशा कोई ना कोई आपस में अनबन, तू-तू, मैं-मैं, ये हो सकता है और दूसरा बॉडी पार्ट को भी ये रिप्रेज़ेंट करता है। तो बॉडी पार्ट में हमारे स्पाइन्स को रिप्रेज़ेंट करता है, तो स्पाइन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में फर्स्ट केस एंड सेकंड केस द लेडी विल बी द सफरर। वेस्ट जो है वो लेडी को रिप्रेजेंट करता है और लेडी को सफर करवाएगा। साथ में बैक रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्लिप डिस्क से जुड़ा हुआ, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम दोनों ही केस के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप, डाइवोर्स या उस तरीके का कोई ना कोई सिचुएशन आने के चांसेस हैं। शादी योग्य जो कोई ना कोई रिलेशन होता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है। अर्थात बेसिकली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम
शादी की प्रॉब्लम, लेडी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं इन दिस केस, इन बोथ द केसेस जो आप देख रहे हो। तो मैंने कहा कि अगर वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करेंगे लोग, रिलीजियस नहीं होंगे और आपको ये लगेगा अ, कि उनके घर में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा आपस में धर्म को लेके उस तरीके की चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब लोग मिल के इकट्ठे उस चीज़ को नहीं मानते होंगे या लेडीज़ ख़ास करके उससे थोड़ी-सी दूर भागती होंगी। और इसका जो जगह है वो किसका है? सॉरी वेस्ट जो है वो लक्ष्मी जी का स्थान है। लक्ष्मी जी का स्थान है और क्या होगा जब लक्ष्मी जी का जो स्थान जो है वो बढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर पैसे जो हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन पैसे जब आ रहे हैं, तो चूँकि वो एक्सटेंशन में है, तो पैसे निकलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कोई गलत तरीके से पैसे कमाने का कोई ना कोई सोर्स बन जाए। जैसे टैक्स की चोरी हो गई और इसके कारण जीएसटी की चोरी हो गई, कोई ना कोई इनकम टैक्स की चोरी हो गई और इसके कारण हो सकता है कोई ना कोई लीगल केस, कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीज़ों का कभी-कभार प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो और सफ़र कौन करेगा? इस केस में भी देखिए सफ़र जो होगा मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये डायरेक्शन लेडी का है, तो लेडी की हेल्थ रिलेटेड सफ़र हो सकती है और रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों ही केसेज़ में इट शुड बी अवॉइडेड, दोनों ही केसेज़ में इसे हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें रिलेट करना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक ये लास्ट ही होना चाहिए। हाँ, ये लास्ट केस है और लास्ट केस हमारा नॉर्थ वेस्ट। यस, लीगल प्रॉब्लम्स आर आल्सो पॉसिबल अगर वेस्ट की दिशा अगर बड़ी हो। नॉर्थ वेस्ट में अगर हम जाएँगे, तो नॉर्थ वेस्ट का अगर बढ़ा हुआ है, एक वेस्ट से निकल के आ रहा है और दूसरा नॉर्थ वेस्ट जो बढ़ा हुआ है, वो वेस्ट से निकल के आ रहा है। तो दोनों ही केसेस में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड क्योंकि दोनों ही केसेस जो है वो इम्प्योर और प्योर का एक रिलेशन बन तो सेकंड वाले में तो दोनों इम्प्योर है, फर्स्ट वाले केस में इम्प्योर और प्योर का रिलेशन है और दोनों ही केसेस आर नॉट गुड और एक्सटेंशन अगर नॉर्थ वेस्ट में चला गया है, तो क्या हो रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि दोनों ही केसेस आर नॉट कंसिडर्ड गुड और कोर्ट से रिलेटेड मुकदमे से रिलेटेड, कचहरी से रिलेटेड, रिलेशनशिप को लेके ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हस्बैंड-वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम आ सकता है। डिवोर्स की इश्यूज़ हो सकती हैं। शादी योग्य कोई बेटी-बहन होगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो दोनों ही केसेस आर नॉट कंसिडर्ड गुड। सो फर्स्ट डायग्राम के अंदर नॉर्थ वेस्ट जो निकल के आ रहा है नॉर्थ से, इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको संभावना क्या करेगा कि नॉर्थ से जुड़ा हुआ जो आपका मनी एंड करियर रिलेशनशिप, मनी एंड करियर का जो पार्ट है, वो भी उसको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। और साथ में नॉर्थ वेस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशंस, रिलेशनशिप सफर, ये सारा का सारा कहीं न कहीं कनेक्शन वे ये बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है और इसीलिए दोनों ही केसेस आर अगेन नॉट कंसिडर्ड गुड। सो वेस्ट के अंदर मैंने बताया कि उसके साथ में वेस्ट का भी कनेक्शन जुड़ेगा सेकंड वाले में, जहाँ पर घर की जो लेडीज़ होंगी, उनको भी वो सफ़र करवा सकता है और एट द सेम टाइम अ, दे विल नॉट बी स्पिरिचुअल और जो पैसे कमाएँगे वो हो सकता है कोई टैक्स की चोरी करके कमाएँ या किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करें और इसीलिए ये नुकसान होने के कारण कई बार ऐसा होगा कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सो हमेशा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होता है और थंब रूल आपको हमेशा सेंटर को ध्यान में रखते हुए लेके चलना है और सिंपल सा रूल ध्यान में रखिए, इस पूरे टॉपिक का सिर्फ एक ही पार्ट है कि ये देखिए कि सेंटर किसके कंट्रोल में है और जब सेंटर जिसके कंट्रोल में अगर वो प्योर है, तब तो अच्छी बात है और वो प्योर है लेकिन साथ में एक्सटेंशन भी प्योर है, तभी सिर्फ आपकी बात बनेगी, अदरवाइज़ जो भी केस है, यू शुड इग्नोर। जो भी केस है यू शुड इग्नोर और आपका एक्सटेंशन अगर है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर ऑफ प्योर डायरेक्शन होगा, तो ही वो कंसीडर करिएगा। अदरवाइज़ ऑल केस में वो आपको थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा सकता है, धुंधला कर सकता है, उसकी रिज़ल्ट खराब कर सकता है और स्पेशली जो कि जितना ज़्यादा नॉन मतलब साउथ हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये वाले डायरेक्शंस अगर एक्सटेंस या साउथ ईस्ट हो गया, इन डायरेक्शन का अगर एक्सटेंशन हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी, वेरी गुड।
सो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक था और उसका जो रिलेशन था, वो मैंने बताया। सिमिलरली रिडक्शन से जुड़ा हुआ भी टॉपिक होगा, तो रिडक्शन की टॉपिक जब हम करेंगे, तो रिडक्शन की बात करेंगे। सो अब आप ये पूछ रहे हो कि प्योर डायरेक्शन क्या है, इम्प्योर क्या डायरेक्शन है, तो प्लीज़ रेफर फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स को रेफर करिए, उसमें प्योर और इम्प्योर के बारे में बहुत क्लियरली चीजें बताई गई है कि क्या प्योर डायरेक्शन होता है और क्या इम्प्योर डायरेक्शन होता है। बहुत बार आएगा, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। अब एक सिंपल सी मैं रेमेडी बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। जहां पर एक्सटेंशन होता है, जहां पर एक्सटेंशन होता है, हमें क्या करना है, उसकी एनर्जी को स्लो डाउन कर देना है। एनर्जी को स्लो डाउन करने से एक्सटेंशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता नहीं बोलूँगा बट कम हो जाता है। तो जो पार्ट में अगर मान लीजिए कि जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम के अंदर जहाँ से एक्सटेंशन में गया है, उस दिशा के अंदर आप जैसे इसको अगर हम समझ लेते हैं कि ये वाला केस आपका एक्सटेंशन में गया है, तो अगर आपने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन खींचने से क्या होगा, आपका दोनों प्लॉट ए और ये प्लॉट बी हो जाएगा अलग-अलग। अब अलग-अलग माना नहीं जाएगा उसको, बट उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी-सी बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, ताकि उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो घर में रहने वाले लोगों को उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो बहुत छोटा-सा पार्ट है रेमेडी का, जो मैं बता देता हूँ। हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा। 2-3 चीज़ें करनी है। हम फ्लैट से रिलेटेड बात करेंगे और प्लॉट से रिलेटेड बात करेंगे, दोनों की केसेज़ में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं, या इंडिपेंडेंट जो प्लॉट के ऊपर अपना मकान बनाते हैं, और प्लॉट के अंदर जैसे मान लीजिए इस तरह का एक्सटेंशन अगर हो गया, तो करना क्या है, हमारे पिरामिड्स आते हैं, मैं आप लोगों को पिरामिड्स भी दिखाऊँगा। तो पिरामिड जो होते हैं, वैसे ज़मीन में थोड़ा खड्डा खोदना है, 2 फीट, 1.5 फीट खड्डा खोदना है, और खड्डा खोद के इस एंड से लेके इस एंड के बीच में, पूरा एंड टू एंड, बीच में गैप नहीं चाहिए। एंड टू एंड खड्डा खोदना है और उसमें 9 पिरामिड्स लगाना है। 1-1 फीट के डिस्टेंस पे, मिनिमम 1-1 फीट के डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस होगी आपको पिरामिड्स बिछानी है। वो चाहे वो 5 पिरामिड लगे, 6 पिरामिड लगे, 8 पिरामिड लगे, 10 पिरामिड लगे, 20 पिरामिड लगे, 25 पिरामिड लगे। हर 1 फीट के डिस्टेंस पे मैक्सिमम 1 डेढ़ फीट का ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना चाहिए। उसके बीच में एक-एक पिरामिड आपको रखना है, और उसके बाद में वो पिरामिड से उस मिट्टी को भर देना है। जो मिट्टी आपने खोदा, खड्डा खोदा था, तो जो मिट्टी निकली हुई होगी, वो वापस से उसके अंदर नीचे एक समतल प्लेटफ़ॉर्म बना के ज़मीन पे नीचे खाली जगह पे एकदम एक लाइन में रख के, जैसे आपने मिट्टी को एकदम फ्लैट खड्डा खोद दिया और फ्लैट कर दिया नीचे का जगह, तो उसके अंदर पिरामिड्स को लाइन से आपको बिछा देना है। पिरामिड्स को बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके ऊपर वो मिट्टी जो निकाली गई थी, उस सारी मिट्टी को भर देना है। जब आप मिट्टी भरेंगे, तो मिट्टी को भरने के बाद में जो ये वाला जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये पर्टिकुलर जो जो पार्ट है, वो आपका एक स्पीड ब्रेकर जैसा थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए, थोड़ा-सा हाइट हो जाना चाहिए। इस वाले प्लॉट और इस वाले प्लॉट के बीच का जो पार्ट है, थोड़ा-सा उसका हाइटेड होगा। तो जब हाइट होगा, तो एनर्जी की जो मूवमेंट जो होगी, नेगेटिव एनर्जी की मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर ब्रिक हो, ये वाला जो पार्ट होगा, इस पे आप लाल कलर की टाइल्स लगा सकते हो या लाल कलर का पेंट कर सकते हो, और इस तरह से आप दोनों ही प्लॉट को बैलेंस करोगे, और इस तरह से उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाती है। मैं खत्म हो जाती है नहीं कहूँगा, कम हो जाती है। दूसरे केस में आपके पास में क्या आपको करना है, दूसरे केस में आप जैसे मान लीजिए कि फ्लैट में रहते हो, जहाँ पर आप खड्डा नहीं खोद सकते हो, और वहाँ पर आप कोई भी किसी प्रकार का ज़मीन के नीचे आप पिरामिड नहीं लगा सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जो डायरेक्शन जहाँ पर वो एरिया आपका, जैसे मान लीजिए ये फ्लैट है, तो ये फ्लैट में आपका ये पार्ट जो आपका एक्सटेंशन में गया है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, डेप्थ जो खड्डे का होगा 1 फीट, 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। 1 से 1.5 फीट उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पिरामिड की जो साइज़ होगी वो लगभग 6 से 8 इंच की होती है। 8 इंच की मान लीजिए, तो 1 फीट, 1.5 फीट के आस-पास में आपका खड्डा होगा, और उसमें लाइफ ल एक एक लेवल पे एक प्लेटफ़ॉर्म बना के ऐसे आपको पिरामिड्स 1-1 फीट पे आपको इसमें लगा देना है। जितनी जगह होगी एक एंड से दूसरी एंड तक कंटिन्यू, और उसके बाद आप उसके अंदर मिट्टी भर के उसको हम भर देंगे। जब वो मिट्टी भरेंगे, तो ये मिट्टी जो होगी वो कंप्लीटली क्लोज करने के बाद इसकी जो हाइट होगी
वो थोड़ी-सी इसकी ऊँचाई जो होगी, थोड़ी-सी ज़्यादा होगी और इसको आप ऊपर से रेड कलर की टाइल्स या रेड कलर की ब्रिक्स या रेड कलर का पेंट, ऐसे आप उसके ऊपर लगा दोगे तो एनर्जी की राइट प्रॉप बैलेंस आउट हो जाएगी और एनर्जी उसकी राइट चैनलाइज़ हो जाएगी, उसकी नेगेटिव एनर्जी को वो स्लो डाउन कर देगा। जहाँ पर आप फ्लैट में रह रहे हो, जहाँ पर आपके पास में गुंजाइश नहीं है इन चीज़ों को करने का, तो आप क्या करोगे, इस तरीके का जो सिचुएशन होगा तो जो भी एंड आपका, जैसे इसी केस को हम मान लेते हैं कि ये फ्लैट है, तो फ्लैट में आप पिरामिड नहीं लगाओगे, लेकिन आप इस एंड से इस एंड तक आपको एक छोटा-सा देखिए 1 इंच, 1.5 इंच की आपको एक टाइल जो होती है, वो टाइल को उसके ऊपर लगा के ऊपर से आपको प्लेन कर देना है पूरा-सा। तो कहने का मतलब है कि फर्श से आपको 1 या 1.5 इंच आपको ऊँचा एक टाइल रेड कलर का लगाना है। रेड कलर का टाइल आपको लगाना चाहिए और आपको इन इस एंड से इस एंड तक कॉपर का जो स्ट्रिप होता है, वो आपको अंदर डालना है। जैसे आपने एक सिज़रिंग कर दी, तो कॉपर की स्ट्रिप आपने इस एंड से इस एंड तक एक कॉपर की स्ट्रिप डाल दी और साथ में उसका ऊपर से टाइल्स लगा दिया और टाइल्स आपने जब लगाया, तो टाइल्स कम से कम 1.5 से 2 इंच कम से कम ऊँचा हो और उस टाइल का विड्थ जो होगा, मान लीजिए कि वो आपकी ये जो टाइल्स है, आप मान लीजिए कि डेढ़ से 2 इंच का आपका थिकनेस होगा, विड्थ होगा और इसको आपने फ्लोर के ऊपर लगा दिया, जो कि आपकी हाइट जो है फ्लोर से 1 से 1.5 इंच ऊँचा हो जाएगी और ये टाइल का कलर भी आपका रेड होगा और उस रेड कलर के ऊपर आप चाहो तो रेड कलर का टाइल लगा सकते हो या रेड कलर का आजकल देखिए कलर टेप्स भी आते हैं, तो रेड कलर टेप्स भी लगा सकते हो और इस तरह से अगर आप अपने टाइल्स नहीं लगा सकते हो, ऊँचा नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आप ये कर सकते हो कम से कम ये कर सकते हो कि उसके ऊपर आप एक रेड टेप लगा दो। जिस दिशा तक मान लीजिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपका एक्सटेंशन चला गया है, तो इस वाले हिस्से में आप एक लाल कलर का टेप भी लगा दोगे, ऐसे टेप भी लगा दोगे इसके ऊपर, तो भी आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी, उसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम नहीं होगी। तो ये फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर कोई कंस्ट्रक्टेड जगह है या आपका कोई ग्राउंड है या कोई प्लेन एरिया है या आपके जो आपकी इंडिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, तो उस केस में भी आप इन दोनों रेमेडी को अकॉर्डिंग टू जैसे वो होगा, ये रेमेडीज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना कि रेमेडीज़ स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बाकी की वास्तु की चीज़ों को देखना है। कॉपर स्ट्राइप्स का मतलब हो गया एक कॉपर की पट्टी होती है, कॉपर का एक ऐसा तार जैसा होता है, तो कॉपर का तार हमको लगा देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके लिए एक छोटा-सा मान लीजिए ड्रिलिंग करना पड़ता है टाइल्स वाले को बुला के और वो अंदर चला जाता है। लगाने के बाद में उसके ऊपर से आपने क्या किया, व्हाइट सीमेंट से उसको ढक दिया और वहाँ पर एक लाल कलर का टेप लगा दिया, काम हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और उसके बाद आप बाकी का अंदर का वास्तु का जो भी कैलकुलेशंस करना है वो आप कर सकते हो। अब कल अल्टीमेटली जब भी आपने अगर फ्लैट या प्लॉट को सेलेक्ट करना है, तो इन रूल्स को पालन करते हुए, ध्यान देते हुए ही आपको सेलेक्ट करना है। ये आपके लिए वास्तु का एक राइट स्ट्रक्चरल चेंजेस के बिना या राइट सिलेक्शन करना, ये वास्तु का आपका एक सबसे पहला रूल बनता है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने ले लिया है फ्लैट, प्लॉट ले लिया है, फ्लैट ले चुके हो, तो आप ये रेमेडीज़ को या इन उपाय को कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है, लेना है, पहली बार आप खरीदने जा रहे हो या आपने खरीदा नहीं है, तो एट लीस्ट ये कोशिश करिएगा कि एक्सटेंशन में जब जा रहा है, तो प्योर डायरेक्शन में रहे, इम्प्योर डायरेक्शन में रहे, तो उसको जितना हो सकता है आप अवॉइड करेंगे, उतना बेटर रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। I am saying in this particular case is not a make and break of your वास्तु, but it is good कि आप उसको जितना अच्छा रखोगे, जितना बैलेंस रखोगे उतना अच्छा है। मेक एंड ब्रेक क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये कोई मेक एंड ब्रेक नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट इनकी एक्सटेंशन आप अवॉइड करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी एक परफेक्ट वास्तु को डिज़ाइन करने में, ओवरऑल वास्तु को अच्छी डिज़ाइन करने में ये बहुत हेल्प करेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सटेंशन और रिडक्शन ये दोनों का सॉरी एक्सटेंशन का और उसकी रेमेडीज़ का दोनों पार्ट मैंने बताया। एक चीज़ सिर्फ बोलते हुए आज का क्लास सेशन एंड करूँगा, एक्सटेंशन तो फिर भी ठीक है। एक्सटेंशन तो फिर भी ठीक है, रिडक्शन पे से बच के रहिएगा। रिडक्शन विल बी द मेजर प्रॉब्लम एरिया। एक्सटेंशन तो आप मान लीजिए कि आपके पास में थोड़ा हिस्सा ज़्यादा मिल गया तो क्या खराब है?
उसको हम किसी ना किसी तरह से हम उसको बैलेंस आउट कर देंगे। लेकिन रिडक्शन है, तो उसमें तो गड़बड़ बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये प्रॉब्लम मान लीजिए 50% भी आपको उतना भी इफ़ेक्ट नहीं देगा नेगेटिव, या 30% या 20% ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, लेकिन यही रिडक्शन होगा, तो ये 120% या 100% इम्पैक्ट करेगा। सो अब आप ये सोच सकते हो, रिडक्शन इज़ मोर डेंजरस दैन एक्सटेंशन, और उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ों की अगर रिडक्शन होगी, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो मैं आपको बताऊँगा, उसकी अगर रिडक्शन होगी, तो भगवान ही मालिक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि क्या हमारा रिडक्शन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे रिडक्शन होते हैं, और उसके बाद में उसकी रेमेडीज़ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और फिर उसके बाद में हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास का शेड्यूल डिटेल सब कुछ दिया गया है। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी लूँगा, बट अभी थोड़े कुछ टॉपिक कंप्लीट करके एक साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, उसके हालाँकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके साथ-साथ में हम रेमेडीज़ भी सीखेंगे आप, और जब क्यू-एन-ए का पार्ट होगा तो साथ-साथ में क्यू-एन-ए का भी स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल। आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का सेशन भी एन्जॉय किया, और आपको जो कुछ भी टॉपिक्स मिलेगी, भेजी गई है, उसे आप थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम रिडक्शन की बात करेंगे और उसकी रिडक्शन की रेमेडीज़ की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ख्याल रखें अपना, एंड वी विल सी सून मीट। तब तक जो कुछ भी सिखाया गया है, उसे आप प्लीज़ 1-2 बार रिपीट करके प्रैक्टिस करिए। मैंने नोटिस किया कि कुछ लोगों ने कहा कि व्हाट इज़ प्योर डायरेक्शन? मैंने बहुत कुछ सिखाया है प्योर और इम्प्योर के बारे में इन द फाउंडेशन क्लास, और कम से कम ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए कि व्हाट इज़ प्योर, व्हाट इज़ इम्प्योर, जिससे कि ये लगेगा कि आप डायरेक्ट प्रोफेशनल कोर्स में जंप मार चुके हो और बिना अपने फाउंडेशन कोर्स को अटेंड किया है। फाउंडेशन में ये सारा कुछ कवर्ड है। मेक श्योर यू गो थ्रू दैट। मैंने टॉपिक्स भी आप लोग को बताई हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं आगे के दिन में, तो वो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या-क्या टॉपिक्स हमारे सीक्वेंस में चलेंगे। सो हमारा एक्सटेंशन के बाद में रिडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स हैं, और फिर उसके बाद में हम एक क्यू-एन-ए सेशन भी रखेंगे। सो दैट्स ऑल। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, गुड नाइट।